स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल फोन से स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 के हिस्ट्री का चैप्टर 10। कितना? चैप्टर 10 लेके आया हूँ और कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए पूरा चैप्टर। और अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है तो बीच का कोई भी पॉइंट स्किप ना करें, हर एक पॉइंट देखें, हर एक पॉइंट सुने। सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है सुनना। तो आप पहले सुन लें हर एक पॉइंट को, उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं, ठीक है। और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके हमें बताएं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज का टॉपिक, वो है क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 10। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट का क्या मतलब होता है? विजुअल आर्ट का मतलब होता है दृश्य कला। हिंदी में कहते हैं दृश्य कला। क्या कहते हैं? दृश्य कला कहते हैं, ठीक है। विजुअल आर्ट को, जो चीज किसी ने किसी भी कागज पे किसी ने कुछ चित्र उकेरा तो वो विजुअल आर्ट का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो एक टाइम था जब जो दुनिया में जो विजुअल आर्ट था ना वो चेंज हो रहा था, ठीक है। उसकी मेंटेलिटी चेंज हो रही थी लोगों की, कि पहले जो लोग पेंटिंग किया करते थे बाद में धीरे धीरे बदलने लग गई। और ये भी वही कॉलोनियल रूल का एक अहम हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं। न्यू फॉर्म्स ऑफ इंपीरियल आर्ट। इंपीरियल का मतलब होता है शाही, ये आपको याद होना चाहिए। इंपीरियल का मतलब होता है शाही और आर्ट का मतलब होता है कला, ठीक है। तो न्यू फॉर्म्स ऑफ इंपीरियल आर्ट का मतलब हो गया कि शाही कला के कुछ नए तरीके। अब ये नए तरीके कितने तरह के थे? ये 3 तरीके के थे। कितने? 3 तरीके के, 1, 2 और 3। 1 में पहला है आपका लुकिंग फॉर द पिक्चर स्क्वायर। पिक्चर स्क्वायर का क्या मतलब होता है? पिक्चर स्क्वायर जो एक वर्ड है पार्टिकुलर, उसका क्या मतलब होता है? पिक्चर स्क्वायर का मतलब होता है कि इंडिया में 18वीं शताब्दी से इंडिया में कुछ यूरोपियन आर्टिस्ट्स आने लग गए थे जो विजुअल आर्ट्स की और पेंटिंग्स वगैरह की शौक रखते थे और वो यहाँ पर आने लग गए। तो उन्होंने यहाँ पर आके जब देखा कि यहाँ का जो विजुअल आर्ट का जो ट्रेडिशन है वो अलग है और यूरोप में अलग है, तो यहाँ पर उन्होंने ना अपने ट्रेडिशन को यहाँ पर क्या किया? अप्लाई करने का प्रयास किया, कोशिश किया, लेकिन वो इतना सफल नहीं हो पाया। उसी में दो आर्टिस्ट थे, वो आए, उनका नाम था थॉमस डैनियल और दूसरे का विलियम डैनियल, जो आपस में शायद चाचा भतीजा थे। वो आप अपने किताब में भी पढ़ोगे, चाचा भतीजे का रिश्ते था। तो वो दोनों क्या थे? वो आर्टिस्ट थे और वो पिक्चर स्क्वायर बनाते थे। पिक्चर स्क्वायर का मतलब होता है, इस वर्ड का मीनिंग ये है कि एक ऐसा चित्र बनाना जिसमें जो इंडियन जो भी कल्चर है, यहाँ का जो एक सीनरी है, नेचुरल सीनरी है, वो ऐसा दिखे कि लगे कि ये एक जंगली इलाका है। कैसा इलाका है? जंगली इलाका है, जिसे एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजने की जरूरत है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो सिविलाइजेशन की जा सकती है यहाँ पे। एक ऐसा पिक्चर बना देना, उसे पिक्चर स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोर्ट्रेट्स ऑफ अथॉरिटी। पोर्ट्रेट्स ऑफ अथॉरिटी का मतलब है, पोर्ट्रेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का चित्रण करना, किसी एक व्यक्ति को लेना और उसके ऊपर एक चित्र ऐसा बना देना जिससे उसको देख के लोग मतलब मन में कई तरह के आपके वो होते हैं ना विचार, थॉट्स, वो आ जाए कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा था, ये व्यक्ति ऐसा था। अगर आपके सामने एक महात्मा गांधी की तस्वीर रख दी जाए पूरी लाठी के साथ, वो भी ऐसे नहीं कि खाली यहाँ तक, पासपोर्ट साइज नहीं, पूरी फोटो है, लाठी लिए खड़े हैं, तो वो फोटो देखने के बाद आपके माइंड में कई तरह के थॉट्स आएंगे कि महात्मा गांधी थे, ये राष्ट्रपिता है हमारे देश के, ऐसे कई सारे जो एटसेट्रा एटसेट्रा कई सारे। तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का चित्रण करना, ठीक है। और अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकरण। प्राधिकरण मतलब प्राधिकरण मान लो या फिर मान लो राजा या फिर सरकार, ठीक है, राजा या फिर सरकार। तो पोर्ट्रेट ऑफ अथॉरिटी में ये था कि पहले के टाइम में जितने भी जो ये पेंटर्स जो होते थे और जो भी विजुअल आर्ट्स की जो अच्छी समझ रखते थे, उनको ना पोर्ट्रेट बनाना पड़ता था। और वो पोर्ट्रेट किसका बनता था? अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब या तो अगर किंग है तो किंग का बनेगा, या फिर अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का। जैसे आपके बुक्स में भी, एनसीईआरटी की बुक्स में देखोगे तो उसमें एक चित्र है मोहम्मद अली खान का, जो जो नवाब थे,
स्टेट्स के नवाब थे, किसी स्टेट के, मेरे को स्टेट का नाम याद नहीं है, लेकिन वो स्टेट के नवाब थे और उन्होंने एक पोर्ट्रेट बनवाया था अपना, जिसमें वो बिल्कुल उनकी पूरी तस्वीर है और वो किसी पेंटर ने बनाई है, ठीक है। तो वो विजुअल आर्ट का एक हिस्सा है, बहुत ही अहम हिस्सा है। वैसे ही एक वॉरेन हेस्टिंग्स की बनी हुई, जिसमें वो और उनकी वाइफ खड़ी हैं एक पिक्चर में, और साथ में कुछ इंडियंस हैं जो एक तरीके से नौकर का काम कर रहे हैं उस पिक्चर में, ठीक है। तो वो पिक्चर देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, चेंजेस आ रहे थे विजुअल आर्ट में, ठीक है। जो पहले था और बाद में जो आया उसमें चेंजेस थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है पेंटिंग हिस्ट्री। पेंटिंग हिस्ट्री का क्या मतलब है? पेंटिंग हिस्ट्री का मतलब है कि जो भी हिस्ट्री में, इतिहास में जो भी चीजें घटित हुई, जो घटनाएं घटित हुई, उसको एक पेंटिंग के जरिए दर्शाना। अब जैसे एक घटना थी द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में सबने सुना है, 1757 में हुआ था। तो उस पूरे बैटल को एक पेंट में, एक चित्र में दर्शाना, वो पेंटिंग हिस्ट्री में आएगा, ठीक है। कि उसको देख के आप कोई एग्जामिन कर सकता है, कोई अंदाजा लगा सकता है कि इसमें, अब बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था, तो दोस्तों मैं आपको पेंटिंग हिस्ट्री बता रहा था कि पेंटिंग हिस्ट्री का मतलब यहां पर है कि हिस्ट्री में जितने भी अंग्रेजों द्वारा बैटल्स लड़े गए, बैटल मतलब युद्ध लड़े गए, उसको ना उन्होंने पेंटिंग के जरिए चित्रित करके अपने पास रख लिया। ये है पेंटिंग हिस्ट्री, ठीक है। अब जैसे कहीं पे भी, अब बैटल ऑफ प्लासी है, बैटल ऑफ प्लासी किन्होंने जीता? अंग्रेजों ने जीता। किसको हराया? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को उसमें हराया था। तो उस पूरे घटनाक्रम को, पूरे इंसिडेंट को उन्होंने एक पेंटिंग में दर्शा दिया कि ऐसे ऐसे हुआ था सब चीज। उसमें दिखा दिया कि सिराजुद्दौला मतलब अपने आप को सरेंडर कर रहा है उनके सामने, किनके सामने? अंग्रेजों के सामने, कि वो हार चुका है, ठीक है। ये उस पेंटिंग में दर्शाया गया, जिससे क्या पता चलता है कि हाँ, विक्ट्री हो तो ऐसी हो कि दुश्मन को बिल्कुल तहस नहस कर दे, ठीक है। ये उस पेंटिंग के जरिए दिखा रहे थे। तो वैसे ही पेंटिंग ऑफ हिस्ट्री में एक तो ये है, और एक आपका एक और है, टीपू सुल्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने 1799 में हरा दिया था, और हराने के साथ साथ उसको मार दिया था। युद्ध में वो मर गया था, वीरगति को प्राप्त हुआ था, मर गया था। और वो मैसूर का शासक था, शेरे मैसूर के नाम से हम जानते हैं उसे। तो उस चित्रण को भी उन्होंने एक पेंटिंग में दर्शाया है, ठीक है। वो भी आपके एनसीईआरटी के बुक्स में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। What happened to the कोर्ट आर्टिस्ट? अब देखो इसमें क्या, वो कोर्ट आर्टिस्ट का मतलब क्या है? कोर्ट आर्टिस्ट का मतलब है जो लोकल ट्रेडिशन के आर्टिस्ट थे इंडिया में, जो पहले से ही लोकल लोग थे, जो लोकल विजुअल आर्ट्स की समझ रखने वाले लोग थे, उनको इन्होंने कोर्ट आर्टिस्ट बोला है, ठीक है। तो इनके साथ क्या हुआ? अब देखो, जब नई नई चीजें इंडिया में आई, जब यूरोपियन कस्टम्स ट्रेडिशंस इंडिया में आए, जैसे कि लुकिंग फॉर पिक्चर्स को आया, पोर्ट्रेट ऑफ अथॉरिटी, पेंटिंग हिस्ट्री, ये सब चीजें, जब ये सारी चीजें इंडिया की नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया की नहीं थी, ये यूरोप से रिलेट करती थी। इंडिया की जो चीजें थी वो इसमें आएंगी कि व्हाट हैपेंड टू द कोर्ट आर्टिस्ट। कोर्ट आर्टिस्ट को के साथ क्या हुआ? अब देखो 1799 में युद्ध हुआ था, किसके साथ? टीपू सुल्तान का हुआ था, एंग्लो मैसूर युद्ध, जो मैसूर के शासक के साथ हुआ था, जिसमें हैदर अली जो उसके पिता थे टीपू सुल्तान के, और टीपू सुल्तान, उन दोनों को उन्होंने हरा दिया था 1799 में। लेकिन ये पहली बार लड़ाई नहीं थी, उससे पहले भी उनकी लड़ाइयाँ हुई थी। 1758 में, 68 में ऐसी लड़ाइयाँ हुई थी, तो जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को हराया था। किसने? टीपू सुल्तान और हैदर अली ने किसको हराया था? अंग्रेजों को, इस युद्धों में। तो इसमें क्या हुआ? अब देखो, कोर्ट आर्टिस्ट को बचाने के लिए टीपू सुल्तान था, वो जानता था कि ये जो अंग्रेज हैं, ये अपने टेरिटरीज, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने कस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। कस्टम मतलब रीति रिवाज, कल्चर मतलब संस्कृति, ठीक है। संस्कृति और रीति रिवाज को ये बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे लोग इनके पक्ष में आ जाएं और हमारा विपक्ष और भी कमजोर हो जाए, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने क्या किया? इसने ना लोकल ट्रेडिशन को बढ़ावा दिया, एनकरेज किया कि आप हार मत मानो, आपके पास जो भी विजुअल आर्ट्स के जो भी आपके कौशल हैं, जो भी आप जिसमें बहुत ही निपुण हो, दक्ष हो, उसमें आप अपने हस्त कौशल को और भी बढ़ाओ,
ठीक है। और इसीलिए वहाँ के जो लोकल ट्रेडिशन के जो विजुअल आर्ट्स के जो लोग थे उनको बढ़ावा दिया गया, उनके आर्ट्स को सराहा गया, अप्रिशिएट किया गया, किसके द्वारा? टीपू सुल्तान द्वारा, जिससे कि उसको यूरोपियन आर्टिस्ट्स के सामने हम ला सके एज अ कॉम्पिटिटर ला सके और इंडियन ट्रेडिशन को बढ़ावा दे सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे जब टीपू सुल्तान को हरा दिया गया 1799 में, तो जब शासक ही जो इनका संरक्षक था वो ही नहीं रहा, तो इनका आर्ट और कस्टम जो विजुअल आर्ट था वो क्या रह पाएगा? तो वो भी नहीं रह पाया। इनके पास अब ये जो विजुअल आर्ट्स का जो ये जो ये एक तरह से प्रोफेशन था। प्रोफेशन का मतलब एक काम था जिसके जरिए इनकी जीविका चलती थी। इनको खाने पीने का जो इनका डेली लाइफ का जो जीवन शैली था वो इस पर डिपेंड करता था। तो जब ये छिन गई तो ये इनके सामने भुखमरी की सिचुएशन पैदा हो गई, और इस सिचुएशन से निकलने के लिए इन्होंने किसका सहारा ले लिया? इन्होंने यूरोपियन आर्टिस्ट्स के इन्हीं तरीकों का इंपीरियल आर्ट को स्वीकार कर लिया, ठीक है, और अब इसी शैली में ढल गए, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? द न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट। अब इसमें एक न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट क्या था? न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट था स्क्रॉल पेंटिंग। स्क्रॉल पेंटिंग जानते हो क्या होता है? स्क्रॉल का क्या मतलब होता है? जैसे हम किसी चीज को, जैसे कोई हम मोबाइल पे कुछ चीज देखते हैं तो हम स्क्रॉल करते हैं अप एंड डाउन, या तो ऊपर करते हैं या फिर नीचे करते हैं। तो स्क्रॉल का मतलब होता है ऊपर नीचे किसी चीज को हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो स्क्रॉल पेंटिंग क्या थी? ये एक चार्ट पेपर होता था, उस पर कोई पेंटिंग बना दी जाती थी और उसको ना हम स्क्रॉल कर दिया जाता था कि आप उसको ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। और ये जो विजुअल आर्ट का ये जो चैप्टर था, मतलब पिक्चर स्क्वायर था, ये था क्या? ये एक किसी वुड पर किसी लकड़ी के तख्ते पर बनाया जाता था, ठीक है। किस पे बनाया जाता था? लकड़ी के तख्ते पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे मैं आपको द न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट बता रहा था, ठीक है। इसमें क्या था? अब देखो, जब यूरोपियन आर्टिस्ट्स की जो कला थी उसको सराहा गया, उसको अप्रिशिएट किया गया, तो साथ साथ जो इंडियन जो ट्रेडिशन था, इंडियन विजुअल आर्ट्स का जो ट्रेडिशन था, उसको क्या कर दिया गया? उसको डिक्रीज, उसको डेप्रिशिएट कर दिया गया। डेप्रिशिएट का मतलब उसको क्या बोलते हैं? डीमोटिवेट कर दिया गया कि अब ये आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्या नहीं कर बढ़ सकता? ये काम आगे चल ही नहीं सकता। तो लोग अब उस रोजगार को छोड़ते, वो उनके लिए एक रोजगार था। जो लोग वो उस काम में लगे हुए थे उनके लिए वो एक जीविका का साधन था, एक तरह से अपनी लाइवलीहुड चलाने का एक जरिया था। क्या? विजुअल आर्ट्स मतलब अपनी कला को सराहना और उसको आगे बढ़ाना, ठीक है। तो द न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट में यह है कि अब जो लोग गांवों में पहले लोग रहते थे और यही काम करते थे, अब उनका रोजगार छिन गया। क्या हुआ? रोजगार छिन गया। तो वो धीरे धीरे ना अब शहरों में आने लगे। और ये बात हो रही है कैलकाटा की। कहाँ की? कैलकाटा की, वहाँ की बात हो रही है। तो लोग, शहर में क्या होता है? शहर में अपॉर्चुनिटी होती है काम की। गाँव में क्या होता है? गाँव में की खेती, मेन काम होता है खेती का काम। उसके अलावा अगर कोई काम मिल जाए तो वो लक बाय चांस वाली बात है। लेकिन शहर में क्या होता है? शहर में कई तरह के काम होते हैं। आप कुछ सामान को सेल कर सकते हो, कहीं जाके, कहीं पे आप मार्केट में जाकर अपने सामान को एडवर्टाइज कर सकते हो। ये सब चीज़ें होती है शहर में, लेकिन गांव में ये सब चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए गांव में अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, और इसी अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने के लिए ये लोग अब शहर की ओर क्या करने लगे? माइग्रेट होने लगे। कहाँ? कैलकाटा के गाँव से शहरों की ओर, अर्बन एरियाज की ओर। तो इसी दौर में एक नई चीज आई, वो थी स्क्रॉल पेंटिंग का। स्क्रॉल पेंटिंग में ये था कि जो भी पेंटर्स होते थे वो एक बिल्कुल स्लिम से चार्ट पेपर पे अपनी पेंटिंग बनाते थे, और वो उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता था कि वो राउंड नहीं होता था, वो बिल्कुल फ्लैट होता था। उस पर जो भी चीज़ बनेगी, अगर उस पर किसी व्यक्ति का पोर्ट्रेट बना दिया तो वो एक बिल्कुल फ्लैट लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि वो राउंड है, मतलब कहीं से घुमा हुआ है, मुड़ा हुआ, नहीं, बिल्कुल फ्लैट, सीधा, ठीक है। तो ये इसका एक बेनिफिट था स्क्रॉल पेंटिंग। और ऐसे कई सारे लोग थे जो काम कर सकते थे, जैसे कुम्हार टाइप के लोग थे, जो उसमें आपकी बुक्स में भी कई तरह के लोगों के नाम आए हुए हैं जो बेसिकली यही काम करते थे। पार्टिकुलरली उनका यही काम था, और स्क्रॉल पेंटिंग का काम, ठीक है। और इसमें जो उनका थीम होता था, क्या काम, मतलब वो किस चीज़ पे ज़्यादा बनाते थे? वो थीम होता था माइथोलॉजिकल थीम्स। माइथोलॉजिकल थीम्स का मतलब हो गया रामायण और महाभारत के जो भी पार्ट्स थे, जो मेन जो एक बोलते नहीं इंसिडेंट्स हुए थे, कि जब मान लो
वो अर्जुन और कृष्ण के बीच की जो बात होती है महाभारत में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है महाभारत का, वो चीज़ को अगर किसी ने पोर्ट्रेट कर दिया उस पे स्क्रॉल पेंटिंग पे, तो वो भी बहुत ही फेमस था, पॉपुलैरिटी मिल जाती थी उससे। और रामायण के कोई सीन जैसे श्री राम ने किसी हनुमान जी को कुछ मतलब दिया, कुछ सामान दिया, उनको अप्रिशिएट किया किसी काम के लिए, तो जो भी सीन है रामायण और महाभारत से रिलेटेड, ये माइथोलॉजिकल थीम्स के अंडर आते हैं, ठीक है। और इसी चीज को इसमें दर्शाया जाता था, और ये चीज बहुत ही पॉपुलर होती थी, इससे लोगों को पॉपुलैरिटी जल्दी मिल जाती थी। अगर कोई नया व्यक्ति आता है और इस काम को करता है तो उसको पॉपुलैरिटी जल्दी मिलती थी। आगे बढ़ते हैं, द सर्च फॉर अ नेशनल आर्ट। अब देखो ये सब जो चीजें चल रही थी, ये तो एक तरह से रिलीजियस चीजें थी। रिलीजियस का मतलब किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देती, नेशनलिटी को नहीं। नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता के लिए नहीं थी, ये किसी धार्मिक एक रिलीजियस से संबंधित था। तो सर्च फॉर अ नेशनल आर्ट का मतलब है कि एक राष्ट्रीय कला की खोज जारी थी। उसमें पहला नाम आता है द आर्ट ऑफ राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा कौन थे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बेसिकली केरल जो राज्य है आज के टाइम में, वहाँ से बिलोंग करते थे, और वहाँ के ही ये विजुअल आर्ट के बहुत ही अच्छे एक क्या थे, एक्सपर्ट थे, जो जानते थे कि विजुअल आर्ट को कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन इंडिया में किस तरह के आर्ट्स बनते हैं, उसके आर्ट एंड क्राफ्ट किस तरीके के बनते हैं। तो उन्होंने एक बनाया भी था जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, वो है पांडवों का, जो महाभारत काल में जो पांडव जो भाई होते हैं, 5 भाई, वो जब एक जंगल में जाते रहने के लिए, अज्ञातवास जिसे कहते हैं, जहां उनको कोई नहीं जानता है, वहां रहते हैं, तो उस दृश्य को उन्होंने बना रखा है, एक पेंटिंग के जरिए दर्शाया है। तो वो भी इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। द आर्ट ऑफ राजा रवि वर्मा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है डिफरेंट विजन ऑफ नेशनल आर्ट। और डिफरेंट विजन ऑफ नेशनल आर्ट का मतलब एक बिल्कुल ही अलग नजरिया, एक अलग सोच राष्ट्रीय कला के रूप में। इसमें जो मेन नाम आता है वो है अवनींद्रनाथ टैगोर के। ये अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, ठीक है। कौन थे? भतीजे। आपकी बुक में भी है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे उसमें भी है। तो उसमें बताया गया है कि अवनींद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार भारत माता की तस्वीर बनाई थी, ठीक है। पहली बार जो किसी व्यक्ति ने भारत माता को एक महिला के रूप में दर्शाया था, कि ऐसे तो हम एक मैप के जरिए बता देते हैं, उस पर लिख देते हैं भारत माँ, तो वो अलग चीज है, लेकिन एक महिला के रूप में भारत माँ को दर्शाना, वो किसने किया था पहली बार? वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी अपनी पेंटिंग के जरिए। और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप बना ली थी, जिसमें वो लोगों को अब शिक्षा देने लग गए विजुअल आर्ट के बारे में। विजुअल आर्ट के बारे में शिक्षा देने लग गए लोगों को। जो भी उनके शिष्य थे वो सब अब विजुअल आर्ट की एजुकेशन लेने लग गए, उसको और बढ़ावा दिया गया, एनकरेज किया गया, और नेशनल आर्ट को इसी तरीके से बढ़ाया गया। और इसमें कई सारे पेंटिंग्स के नाम आते हैं जो आपकी बुक्स में है, मुझे याद नहीं है हर एक पेंटिंग का नाम। जो मेन चीज़ था मैंने आपको बताया कि उन्होंने भारत माता की तस्वीर बनाई थी, एक जो पहली तस्वीर थी जो भारत माँ को एक महिला के रूप में दर्शाया गया था, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके जरूर पूछें कि सर आपने ये छोड़ दिया, या सर ये आपने बताया ही नहीं, तो मैं आपको कुछ ना कुछ जरूर बताऊंगा कि बताया है कि नहीं बताया। और अगर कहीं आपने ही कुछ मिस कर दिया तो दोबारा वीडियो देखें, और अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो भाई। शर्म मत करो यार, इतना देखते हो पूरा वीडियो, कुछ नहीं करते हो भाई, कुछ तो कर दो वीडियो के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।